हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पंजाब असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 कॉमर्स का पेपर। तो ये अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था और काफी रिक्वेस्ट हमारे पास थी कि इसको डिस्कस किया जाए। और यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की भी हमारे पास आ चुकी है, तो हम अब इसे डिस्कस करेंगे, इसके प्रोविजनल आंसर कीज को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का समय बहुत ही कम है और अगर आपको चैलेंज करना है तो आप उन्हें फटाफट से चैलेंज कर दीजिए। तो सारा पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये जो हमारा डिस्कशन है वो डिस्कशन हमारा पंजाब असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट्स के साथ साथ अगर आप किसी और स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी रेलेवेंट रहने वाला है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टेट लेवल पे पीजीटी टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स से जुड़े हुए, तो फिर आपको भी ये क्वेश्चंस एक बार जरूर सॉल्व करने चाहिए। तो आइए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास प्रोविजनल आंसर कीज जो आई हैं एग्जाम्स की, तो अगर आपको उनमें कोई ऑब्जेक्शन रेज करनी है तो उसके लिए आपको 2 डेज का समय दिया गया था। 24 और 25 दो दिन आपके पास थे। तो अगर आपको कुछ चैलेंज करना है तो आप 25 नवंबर 2021 4 PM तक चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज करना है आपको ऑनलाइन तरीके से करना है, लॉगिन करके आप चैलेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब्ड फीस भी पे करनी पड़ेगी। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आप चैलेंज कीजिए। और फीस के बारे में बताया गया कि 500 रुपीज होगी पहले 3 क्वेश्चंस के लिए और उसके बाद 500 पर क्वेश्चन जो है वो फीस आपसे चार्ज की जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको अपनी ऑब्जेक्शंस जो है वो यहाँ पे रेज करनी है। लॉगिन करके आप अपनी ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फेलिंग इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एज पर द आरटीए एक्ट इज टर्म्ड एज। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली टाइम पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से तो इट इज डीम्ड कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्शन हो चुका है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी और ऐसा ही ऑफिशियल आंसर की में भी आपको प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, जीएसटी के अंदर टोबैको, एल्कोहल, कैंडीज, सॉफ्ट ड्रिंक, इनको क्या बोला जाता है? देखो, इनको सिन गुड्स बोला जाता है और इनकी कंजम्पशन पे ज्यादा टैक्सेस भी लगाए जाते हैं। अगला सवाल एक सीधा सवाल है कि आपको पेटेंट जो मिलता है इंडिया के अंदर उसकी लाइफ कितनी रहती है? देखो, पेटेंट जो आपको मिलता है ना वो 20 ईयर्स के लिए मिलता है और इसीलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहां पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर। इंडिया के अंदर आप जानते ही हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन कैसी है और कितना लोग इनको जो है वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ऑल ऑफ दी अबव। तो आई थिंक आपको क्लियरली आइडिया लग ही गया होगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। की ट्रेडमार्क भी होते हैं, आपके पेटेंट भी होते हैं और आपके कॉपीराइट भी होते हैं। ये सभी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आ जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपीएफ अकाउंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो पीपीएफ अकाउंट के अंदर आप फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1,50,000 तक का अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरचार्ज के ऊपर। तो अगर एक इंडिविजुअल की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो कितना सरचार्ज लगेगा? तो सीधा सीधा सवाल है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15%। तो ये आपके सरचार्ज के रेट हैं एज पर द रेंज ऑफ इनकम। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि सीधा सीधा सवाल इन पे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है और बिजनेस और प्रोफेशन इनकम है उनकी, तो कौन सी रिटर्न वो फाइल करेंगे? देखो, बिजनेस इनकम अगर आपकी है तो आप आईटीआर 1 और 2 तो फाइल कर ही नहीं सकते। आप आईटीआर 3 और 4 जो है फाइल करेंगे अगर आपका इंडिविजुअल का केस है। तो नॉर्मली तो आईटीआर 3 फाइल करते हैं, बट अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रिजीम का बेनिफिट लेते हैं और आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो आप आईटीआर 4 भी भर सकते हैं। तो आईटीआर 3 तो हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं है और इसीलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए का आईटीआर 4, जो कि ऑफिशियल की में भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 वाज एक्सटेंडेड अप टू। तो ये सवाल करंट अफेयर्स पे पूछा गया आपसे कि कब तक आपकी जो आईटीआर की डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया था। तो आपकी जो आईटीआर की डेट है उसे 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया था। तो इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पस। तो देखो, इनके अंदर आपको एग्रीकल्चर इनकम ढूंढनी है।
अगर एक पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है फर्म से जो कि एग्रीकल्चर का काम कर रही है, इट इज एग्रीकल्चर इनकम, सो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट। डिविडेंड कंपनी दे रही है एग्रीकल्चर इनकम से, इट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। और अगर कोई आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो इट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। तो इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए आपको कुछ कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करनी होती हैं, तभी आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनुअल स्टेटमेंट, जिसमें आपकी सारी डिटेल आ जाती है, टीडीएस की, टीसीएस की, एडवांस टैक्स की, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, जो भी रिफंड आपको मिला, असेसमेंट टैक्स आपने डिपॉजिट कराया, सारी डिटेल इसके अंदर आ जाती है। और इस स्टेटमेंट को क्या नाम दिया जाता है? देखो ये स्टेटमेंट आपकी होती है फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS के अंदर आपकी ये सारी डिटेल आ जाती है। और जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो इस फॉर्म 26AS को एक बार जरूर से रेफर आप करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा अगर अगर आप उसे कैश में दे रहे हैं तो नॉर्मली वो डिसअलाउ हो जाता है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको गिफ्ट मिला 50,000 का नॉन रिलेटिव से बिना किसी कंसीडरेशन के, तो यहां पे उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी? तो अगर आपको अप टू 50,000 तक का गिफ्ट मिल रहा है तो चाहे वो किसी से भी गिफ्ट मिले तो आपका वो एग्जम्प्ट रहता है, वो टैक्सेबल नहीं होता, इट इज एग्जम्प्ट। और इसीलिए आंसर यहां पे आपका होगा ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, बायर ऑफ द प्रॉपर्टी will issue TDS certificate in form dash regarding deduction of tax and depositing the same in government account। देखो यहां पे आपका जो TDS है अगर डिडक्ट होता है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो अगर आप हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और उस पर TDS की डिडक्शन हो रही है तो उसके लिए आपको अलग से टैन नंबर वगैरह नहीं लेना पड़ता, अलग से पूरी TDS की रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं करनी पड़ती। आपका फॉर्म 16B जो है उसी से आपकी रिक्वायरमेंट यहां पे कंप्लाई हो जाती है। आप टीडीएस काटते हैं और आप सामने वाले को जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं फॉर्म 16B के अंदर इशू कर देते हैं। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका कि रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिनकी एस्टिमेटेड लायबिलिटी डैश अमाउंट से ज्यादा है और उनकी कोई बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है, उनको एडवांस टैक्स नहीं देना होगा। देखो नॉर्मली अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। बट अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका कोई बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स देना नहीं होता, चाहे आपकी टैक्स लायबिलिटी जो हो वो 10,000 से ज्यादा भी हो। तो इसीलिए यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन जुबली ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फेल इन द ईयर 1995। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन से साल में बनी, तभी आप आंसर दे सकते हैं। देखो WTO तो बना ही 1995 में था, ये हो नहीं सकता। IMF 1945 से थोड़ा सा पहले बना होगा। 1945 के अंदर जो बना होगा उसे 95 में 50 साल पूरे होंगे। एशियान 1967 में बना था और इसीलिए यहां पे हमारे पास UNO सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया ताकि कॉपरेशन को बढ़ाया जा सके और कोई और वर्ल्ड वॉर जो है हमारे पास यहां पे ना हो, इसीलिए UNO को हमने यहां पे कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो आंसर हमारे पास यहां पे आएगा ऑप्शन नंबर ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज सिचुएटेड एट। तो हमारे पास जो यूनेस्को के हेडक्वार्टर हैं वो पेरिस फ्रांस के अंदर सिचुएटेड हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश। तो वर्ल्ड बैंक को क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? तो यहां पे हमारी जो इकोनॉमीज हैं जो कि वर्ल्ड वॉर के कारण शेटर हो चुकी थी, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक को एस्टेब्लिश किया था 1940s के अंदर। तो सीधा सीधा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए का यहां पे बन जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए मेनली हमारे पास WTO है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन के लिए मेनली हमारे पास IMF है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, CSR अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल टू कंपनीज हैविंग। तो CSR के प्रोविजंस हमारे कब अप्लाई करते हैं? अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आप पे CSR के प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं। और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैरल्स CSR pyramid by Archie Carroll highlights which of the four important types of responsibility by the organizations।
तो यहाँ पे हमारा जो आर्ची कैरल का CSR पिरामिड है उसके अंदर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी गई है एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रखी है। पहले तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपको प्रॉफिटेबल होना है, आपको लॉस को कंप्लाई करना है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको एथिकली काम करना है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसके बाद है जी आपकी फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और इसीलिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ऑप्शन नंबर ए के अंदर कवर हो रही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमा, जिसने फेरा को रिप्लेस किया, इट केम इनटू फोर्स ऑन। तो जो फेमा है इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम जून 2000, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉडली इंक्लूड्स। तो यहां पे कह रहे हैं कि FDI के अंदर आपकी क्या चीजें आती हैं। देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अगर आप नैरोली डिफाइन कर रहे हो तो आपको लगेगा कि बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर हो रही है, डेट इज FDI। बट अगर आप ब्रॉडली बात करो, देखो यहाँ पे ब्रॉडली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो वो बहुत ही ब्रॉड तरीके से इस इन्वेस्टमेंट को देखने की बात कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे भी हो सकती है, आपने कोई लोन दिया इंडिया के अंदर, आपने कोई नई फैसिलिटी बिल्ड करी, आपने कोई अपने ऑपरेशंस के प्रॉफिट्स हैं उनको वापस से री इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे फॉरेन कंट्री के अंदर, तो ये सारे आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्रॉडली हो सकते हैं। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अप्रोप्रिएट है, और यही ऑफिशियल की में भी आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग एफिशिएंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पे ये जो जिम्मेदारी है ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को दी गई है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर हैं। देखो CAG अलग हैं और ये CGA अलग हैं, ये दोनों अलग अलग लोग हैं, ठीक है जी। जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं वो मेनली अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं, और ऑडिटर जनरल वो ऑडिटिंग से ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास जो भी अकाउंटिंग मैटर्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, तो उन पे एडवाइस जो देता है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो देता है, और इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का। अगला सवाल है ब्लैक रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है। देखो ब्लैक रेवोल्यूशन आपका जुड़ा है पेट्रोलियम वगैरह से, क्रूड ऑयल वगैरह से आप इसे जोड़ सकते हैं, तो इसीलिए आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी का, कि हमने कोशिश करी कि हम अपनी जो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल है उसको यहां पे बढ़ाएं। अगला सवाल है लेजिस्लेचर डज नॉट। तो ये सवाल पॉलिटी से आपका जुड़ा हुआ है। देखो हमारे पास ना 3 आर्म्स होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशरी, और कई बार फोर्थ आर्म बोला जाता है मीडिया को, ठीक है। जो लेजिस्लेचर होता है वो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानून को एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी में आपके कोर्ट्स आ जाते हैं। तो लेजिस्लेचर बेसिकली आपकी मैं बात करूं तो सेंट्रल लेवल पे आपकी पार्लियामेंट होती है, और प्रेसिडेंट को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कोई भी कानून है उस पर प्रेसिडेंट के जब तक साइन नहीं होते तो वो यहां पे वैलिड नहीं माना जाता। अब देखो लेजिस्लेचर क्या करेगा, लेजिस्लेचर क्या करता है, पार्लियामेंट क्या करती है। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखती है। एग्जीक्यूटिव बेसिकली आपकी है प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो आपके होम मिनिस्टर हैं, HR मिनिस्टर हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, प्लस प्राइम मिनिस्टर, ये आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का पार्ट है, तो पार्लियामेंट इनको कंट्रोल भी करती है, तो कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव तो सही है। बजट को एनेक्ट करती है, बजट एक्ट तभी बनता है जब उसे पार्लियामेंट, लोकसभा उसे पास करती है। पार्लियामेंट कानून बनाने का काम तो करती ही करती है, लेजिस्लेचर का काम ही मेन कानून बनाना है। बजट को प्रिपेयर करना, देखो बजट को प्रिपेयर कौन करता है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बजट को तैयार करती है, और इसीलिए यहां पे बजट को प्रिपेयर करना लेजिस्लेचर के दायरे में नहीं आएगा, ये एग्जीक्यूटिव के दायरे में आएगा, और इसीलिए आंसर ऑप्शन सी का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स। तो बैंक ऑडिट के अंदर यहां पे क्या चीजें आने वाली हैं। देखो यहां पूछ रहे हैं कि बैंक ऑडिट के अंदर क्या चीजें आने वाली हैं। देखो बैंक ऑडिट के अंदर एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा, जो उनका स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है बैंक्स की कि आपको ऑडिट कराना है, वो हो जाएगा। कॉन्करेंट ऑडिट उनके रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं, नॉर्मली तो A और B होंगे, और बैलेंस शीट ऑडिट हो सकता है कभी हो इनका, तो A, B, C और D, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज जो है वही मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा, और वही आपको ऑफिशियल की में भी दिया गया है। फिर अगला सवाल है, व्हेन डैश द ऑडिट रिस्क डैश द मटेरियलिटी एंड डैश द ऑडिट एफर्ट। देखो यहां पे अगर आपका ऑडिट रिस्क जो है वो हाई होगा तो आपका ऑडिट एफर्ट भी ज्यादा होगा। ऑडिट रिस्क और एफर्ट को आप लिंक कर सकते हैं। मटेरियलिटी वाला जो बीच में पॉइंट डाला हुआ है वो थोड़ा सा एम्बिगुअस लग रहा है, बट आप ऑडिट रिस्क और एफर्ट को लिंक करके भी इसका आंसर इजीली मार्क कर सकते हैं। देखो अगर आपका ऑडिट रिस्क लो होगा तो ऑडिट एफर्ट भी आपका लो होगा।
तो ये आपके लोअर और ये आपके लोअर, या फिर ये हायर है तो दोनों हायर होंगे। तो दोनों में लोअर या दोनों में हायर किस में देखने को मिल रहा है? तो मैं देख रहा हूं केवल ऑप्शन ए में दोनों में लोअर देखने को मिल रहा है, किसी में दोनों में हायर तो है ही नहीं। तो ऑप्शन ए ही आपका यहां पे अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड डाउन इंडिविजुअल एमिशन लिमिटेशंस एंड रिडक्शन कमिटमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ऐसी जो बात करी गई है वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर की गई है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो आपके प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली शेयर किया जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मेथड जहां पे आप इंप्रूवमेंट जो आपकी एंटीसिपेटेड है बजटिंग पीरियड में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं बजट के नंबर्स के दौरान। देखो यहाँ पे जो टर्म है ना, ये काइजान बजटिंग के लिए यूज की जाती है। काइजान तो आप समझते ही हैं, काइजान का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना, जापानीज टर्म है कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना। तो अगर आप जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आप कर रहे हैं उसके बारे में जो आपकी प्रोजेक्शन है कि इस इंप्रूवमेंट से हमें ये फायदा होगा, आप उसे बजट में भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो इट वुड बिकम काइजान बजट, और इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग। तो ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग का कंसेप्ट हमें यहां पे किसने दिया? तो ये चीज हमसे यहां पे पूछ रहे हैं। देखो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे ना तभी आपको पता लग जाएगा आंसर क्या होना चाहिए। मार्क जुकरबर्ग तो मेरे ख्याल से तो होगा नहीं, फेसबुक वाले यहां पे कहां जाएंगे। फिलिप कॉटलर जो है वो भी नॉर्मली नहीं होंगे क्योंकि वो ज्यादा मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। जॉन एल्किंगटन, देखो इनका नाम ही यहाँ पे आपको अलग लग रहा होगा और यही यहाँ पे आंसर है। ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग तीन चीजों की बात करती है, ट्रिपल चीजों की बात करती है, सोशल, एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल। ये तीन चीजों की बात ये करती है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ आप सोशल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय पेरेंट टू इट्स फॉरेन सब्सिडरी। तो पेरेंट कंपनी है यूएस के अंदर और सब्सिडरी है इंडिया के अंदर, तो जिस प्राइस पे वो इसको सामान ट्रांसफर कर रही है उसे बोला जाता है जी ट्रांसफर प्राइसिंग। इनकम टैक्स के अंदर आपने इसे पढ़ा होगा, तो ये ट्रांसफर प्राइस होगा। तो आंसर आपका आ जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फॉरेन सब्सिडरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनटू द होम कंट्री इज नोन एज। तो आपकी फॉरेन में सब्सिडरी है, जैसे मान लीजिए इंडियन कंपनी की यूएस में सब्सिडरी है तो उसके डॉलर में फाइनेंशियल्स बनी हुई हैं। तो इंडिया में अगर हम उसे कन्वर्ट करते हैं, उसे ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल होगी? ट्रांसलेशन की। हम उसे इंडियन करेंसी में, रूपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बोला जाएगा हम उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का, दिस इज ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, what happens when current ratio is 2:1 and there is equal increase in current assets and current liabilities। तो यहाँ पे करंट रेशियो जो है आपकी वो है आपकी 2:1 की। करंट रेशियो का मतलब है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो अज्यूम कर लेते हैं कि करंट एसेट्स 2000 के और करंट लायबिलिटीज 1000 की। अगर इक्वल इंक्रीज हुआ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में तो इन दोनों को बढ़ा के देखते हैं जी। तो कितना बढ़ाएं? लेट्स अज्यूम कि दोनों 500 से बढ़ गए, ठीक है जी। 1000 प्लस 500 और 2000 प्लस 500, ये आपके आ गए 2500 बाय 1500। ये रेशो आपकी क्या बन गई? 5/3 बन गई। 5/3 बन गई तो मैं इसे कह सकता हूं 1.67:1। तो बेसिकली रेशो जो है आपकी यहाँ पे डिक्लाइन हो गई, 2:1 से 1.6:1 हो गई। रेशो क्या हो गई? गिर गई। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी का, डिक्रीज इन करंट रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपसे कंपनी की एफिशिएंसी रेशो पूछ रहे हैं जब एक्टिविटी रेशो और कैपेसिटी रेशो आपको दे रखी है। तो ये सवाल में आपका फॉर्मूला लगेगा, कैपेसिटी रेशो इनटू एफिशिएंसी रेशो इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशो। तो अगर आपको एफिशिएंसी रेशो निकालनी है तो उसमें क्या करेंगे जी? वो होगी आपकी एक्टिविटी रेशो डिवाइडेड बाय कैपेसिटी रेशो। एक्टिविटी रेशो हमें यहाँ पे 80% दे रखी है, कैपेसिटी रेशो हमें यहाँ पे 120% दे रखी है, और परसेंटेज टर्म्स में अगर हम इसे निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आएगा 2/3 और ये आएगा 200/3 यानी कि 66.67%। और आंसर आपका यहां पे ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगर आप इवेल्युएट कर रहे हैं कैश फ्लोज अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से तो कौन सा फैक्टर आपके लिए यहां पे रेलेवेंट होने वाला है? तो अगर आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को यहां पे इवेल्युएट कर रहे हैं तो कौन सी चीजों को आप यहां पे देखेंगे? तो आप यहां पे क्या क्या चीजें देखने वाले हैं? आप देखने वाले हैं अपने
एक तो एक्सचेंज रेट तो आप जरूर देखेंगे कि आपका फॉरेन प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन भी जो है वो भी एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। और देखो कई बार क्या होता है, आपकी ना कुछ कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, आपने कुछ पैसा लगाया फॉरेन प्रोजेक्ट में, उस पैसे को आप वापस से नहीं रिपेट्रिएट कर सकते। कंडीशंस होती हैं कुछ गवर्नमेंट की कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी फॉरेन कंट्री में तो वो फॉरेन कंट्री की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और आपका कुछ पैसा वहां पे ब्लॉक्ड हो जाता है। और फ्यूचर इन्फ्लेशन तो आप देखेंगे ही कि वहां पे इन्फ्लेशन क्या रहने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा डूब जाए। तो ये सारी चीजें आप यहां पे देखने वाले हैं। तो आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज का। तो यहां पे ऑप्शन डी ऑफिशियल आंसर भी हमें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन यू बोरो लोन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट इट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिक्योरिटी। जब आप बैंक से लोन लेते हैं एफडी के अगेंस्ट तो बैंक के पास एक लियन आ जाता है, बैंक के पास आपकी एफडी के ऊपर लियन आ जाता है। तो यहाँ पे जब तक आप लोन चुका नहीं देते बैंक के पास क्लेम रहता है आपकी एफडी के ऊपर। अगर आपने डिफॉल्ट किया, अगर आपने लोन की पेमेंट में डिफॉल्ट किया तो बैंक एफडी का इस्तेमाल कर लेगा अपनी जो लोन है उसको पूरा करने के लिए। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का। तो यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो लियन इस्तेमाल की जाती है, ना कि मॉर्टगेज, प्लेज या फिर कोलेटरल। तो बेसिकली टर्म पूछ रहे थे कि कौन से टर्म यहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सरफेसी एक्ट वाज पास इन इंडियन पार्लियामेंट इन विच ईयर। तो सरफेसी एक्ट 2002, आप सभी इसके बारे में जानते हैं जी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following helps in identifying the financial soundness of the organization। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आपको फाइनेंशियल साउंडनेस देखनी है तो आप क्या देखेंगे। देखो एक आपको दिया नेट वर्किंग कैपिटल और एक आपको दिया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, बोथ ए एंड बी भी दे दिया, नन ऑफ दीज भी दे दिया। तो डाउट आपको होना चाहिए था ए और सी के अंदर कि नेट वर्किंग कैपिटल होगा या दोनों होंगे। नेट वर्किंग कैपिटल अगर आप देख रहे हैं तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज देख रहे हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल देख रहे हैं तो सिर्फ करंट एसेट्स ही आप यहां पे देख रहे हैं। अगर आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों को देखेंगे तो आपको बेहतर आइडिया लगेगा फर्म की फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में। अगर करंट एसेट्स आपने देखा कि करंट एसेट्स 2 करोड़ के हैं, आपने कहा जी बहुत ज्यादा करंट एसेट्स हैं, पर अगर आप करंट लायबिलिटीज नहीं देखेंगे तो आप फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर आपने करंट लायबिलिटीज देखी, पता चला ये तो 4 करोड़ की निकली, तो ये तो इससे भी ज्यादा निकल आई, तो फाइनेंशियल साउंडनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। तो दोनों को देखना बहुत जरूरी है। अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का। ऑप्शन नंबर सी अगर आपको लग रहा है मेरे ख्याल से इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, और ऑफिशियल की में भी आंसर ऑप्शन ए जो है वो दिया गया है। अगला सवाल है, इट इज सेड टू बी सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस व्हेन। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कब होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, ये तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, फर्म की जो सेल है वो डिक्लाइन हो रही है, कुछ ना कुछ हो सकता है। और बी जो है वो कहा डेट ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म हैज इंक्रीज्ड। तो जो फाइनेंशियल एंगल निकलता है, फाइनेंशियल लीवरेज भी आपकी किससे जुड़ी हुई है, वो डेट से जुड़ी हुई है। तो डेट से ही आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी जुड़ा होगा। अगर आपकी डेट ऑब्लिगेशन बढ़ती जा रही है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन हो गई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का। चलिए जी, तो अब अगला सवाल है, डैश इज यूज्ड टू रिड्यूस सेटलमेंट क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल रिस्क बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। तो 2 या 2 से ज्यादा अगर आपकी पार्टीज हैं उनके बीच में आपको रिस्क रिड्यूस करना है तो आप यहां पे किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, हेजिंग, नेटिंग, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल आपको इनिशियली लग सकता है। देखो हेजिंग के अंदर आप क्या करेंगे, हेजिंग के अंदर आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिस्क को हेज करने के लिए, रिस्क को ऑफसेट करने के लिए, ठीक है। बट यहां पे आपके ये सारे रिस्क यहां पे कम नहीं होंगे हेजिंग से, और 2 और मोर पार्टीज वाला कंसेप्ट भी यहां पे पूरा नहीं होगा। देखो नेटिंग का मतलब मैं आपको समझाता हूं। नेटिंग में मान लीजिए 2 रिलेटेड कंपनीज हैं ए और बी, ए ने बी को पेमेंट करनी है, बी ने ए को पेमेंट करनी है, ठीक है। अब ए जो है यूएस में बेस्ड है, बी जो है आपकी इंडिया में बेस्ड है। तो यहां पे वो क्या करते हैं, यहां पे अपनी आपस में नेटिंग कर लेते हैं, आपस में नेटिंग कर लेते हैं और केवल नेट अमाउंट को ही यहां पे सेटल किया जाता है। तो यहां पे इनका रिस्क जो है आपस में कि कन्वर्ट कराएंगे करेंसी को, उसका रिस्क जो है वो भी कम हो जाता है और केवल नेट पेमेंट ही करनी पड़ती है। तो ये जो है हमारा टर्म ज्यादा एप्रोप्रिएट है इस स्टेटमेंट के लिए। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहां पे बनेगा। अक्सर नेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी रिलेटेड कंपनीज होती हैं वो अपना इंटरनली एक्सपोजर मैनेजमेंट करती हैं, इंटरनली फॉरेक्स एक्सपोजर मैनेजमेंट करती हैं इस नेटिंग टेक्निक के थ्रू ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बॉन्ड मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल द बॉन्ड्स सोल्ड बाय इशूड कंपनीज, गवर्नमेंट्स और अदर फर्म्स। तो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट के अंदर आपके जो बॉन्ड्स इशूड होंगे वो बाहर वाली कंट्रीज में होंगे, आपकी कंट्री से बाहर आप बॉन्ड्स वगैरह इशू करेंगे। तो आउटसाइड देयर ओन कंट्रीज आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर अ लेसी हैविंग। तो सेल एंड लीज बैक के अंदर क्या होता है, आपके पास मशीनरी है आपके पास 10 लाख रुपए की, बट अभी आपके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम चल रही है, कैश नहीं है, तो आपने इस मशीनरी को बेच दिया 10 लाख का और इस मशीन को आपने लीज पे ले लिया, इस मशीन को लीज पे ले लिया 10 साल के लिए, और आप हर साल इसका 1 लाख रुपए या थोड़ा सा कुछ ज्यादा अमाउंट आप इसका लीज रेंटल पे करने वाले हैं। तो इसमें क्या हुआ कि आपको एक बार के लिए 10 लाख रुपए मिल गए, आपकी जो लिक्विडिटी सिचुएशन खराब थी वो यहाँ पे सुधर गई और अब आप हर साल लीज की पेमेंट यहाँ पे करते रहेंगे। तो लिक्विडिटी क्राइसिस वालों के लिए ये फायदेमंद है और आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का। रिगार्डिंग डिविडेंड डिसीजन, वॉल्टर सेज ऑप्टिमल पे आउट रेशियो ऑफ अ डिक्लाइनिंग फर्म इज। तो अगर आपकी फर्म डिक्लाइन कर रही है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है बट आप उतना नहीं कमा रहे, तो उस केस के अंदर आपको पे आउट रेशियो रखनी चाहिए 100% की सारा का सारा आप शेयर होल्डर को ही दे दो, क्योंकि आप उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाओगे। शेयर होल्डर के पास पैसा आ जाएगा, वो खुद अपनी मर्जी से उसे री इन्वेस्ट कर लेंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का। नेक्स्ट सवाल है, इन विच ईयर एंड डेलीगेट्स फ्रॉम हाउ मेनी नेशंस signed Bretton Woods agreement that led to establishment of International Monetary Fund। तो ईयर अगर आपको याद है आप आसानी से मार्क कर सकते थे, 1944 इसका ईयर है और इसके अंदर आपके 44 नेशंस के डेलीगेट्स थे जिन्होंने मीट किया था और यहाँ पे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश हुए थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन आपके पास होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास क्लस्टर, स्टार, सिंगल चेन और पॉलिसी सर्कुलर। पॉलिसी सर्कुलर तो कभी इनफॉर्मल होंगे ही नहीं, पॉलिसी सर्कुलर हैं आपके वो हमेशा ही फॉर्मल रहेंगे। तो आसानी से आप ऑप्शन नंबर डी को यहां पे मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेन प्रोपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन assumes that social environment of the organization affects people and is in turn affected by them and not by the management alone। ऐसा कौन सी थ्योरी कहती है? तो हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो आपकी क्लासिकल थ्योरी आती है जी। क्लासिकल थ्योरी जो है वो ह्यूमन एलिमेंट को बेसिकली इग्नोर करती है, सोशल एलिमेंट को इग्नोर करती है, तो ये तो नहीं हो सकती। उसके बाद आती है आपकी न्यू क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से जुड़ा जाता है और यहाँ पे पहली बार ह्यूमन एलिमेंट जो है उसकी अहमियत को पहचाना गया, उसकी इंपॉर्टेंस को जाना गया। तो सोशल एनवायरनमेंट की बात पहली बार इसी ने करी और आंसर यहाँ पे भी हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर सी का, न्यू क्लासिकल थ्योरी। उसके बाद मॉडर्न थ्योरीज में हमारे पास सिस्टम थ्योरी और कॉन्टिजेंसी थ्योरी आई। तो सोशल एलिमेंट और ह्यूमन फैक्टर की बात मेनली न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर ही आती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल ऐसा है जो आपका हर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा ही जाता है। जितने भी एग्जाम होते हैं सब में ये पूछते हैं। या तो ऐसे पूछते हैं कि जो फोर्ड स्क्रॉब एक्रोनिम है वो किसने कॉइन किया था, या ऐसे पूछते हैं कि भाई जो लूथर गुलिक है उसने कौन सा एक्रोनिम दिया था। तो एग्जैक्टली आपका एक्रोनिम है जी पोस्ट कॉप का, ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग ये सब चीजें आती हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का। ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर यहां पे बनने वाली है। नेक्स्ट है फादर ऑफ द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। बहुत ही आसान सवाल है, फ्यूल तो आपके पहले ही आ जाते हैं क्लासिकल के अंदर। पीटर ड्रकर नहीं है, एल्टन मायो जो है उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए थे, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने कंडक्ट किए थे। अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है तो आपने डेफिनेटली ये सब चीजें भी इनके बारे में पढ़ी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सवाल, 360 डिग्री अप्रेजल, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है उस सिस्टम के अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, आपकी जो रेटिंग होती है वो आपके पीयर्स से, सबऑर्डिनेट से, सुपरवाइजर से, हर तरफ से। ये आप हैं, आपकी रेटिंग हर तरफ से हो रही है, पीयर से, सबऑर्डिनेट से, सुपीरियर से। इसे 360 डिग्री बोला जाता है। तो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कॉइंड द एलोगरी इनविजिबल हैंड इन द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट। तो इनविजिबल हैंड आर्ग्यूमेंट, ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट एग्जाम में भी अभी हाल ही में पूछा गया था।
तो इनविजिबल हैंड आर्ग्यूमेंट जो है वो आपके एडम स्मिथ ने हमें दिया था। एडम स्मिथ जो है उन्होंने पहली बार इसकी इनविजिबल हैंड की बात करी थी और इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का। एडम स्मिथ ने कहा था कि इनविजिबल हैंड एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है कि अगर इंडिविजुअल्स अपना ही सेल्फ इंटरेस्ट देखें, अपने बारे में ही सोचें और उसी के हिसाब से काम करें, तो ऐसा करने से भी कुछ अनइंटेंडेड, ना चाहते हुए भी कुछ सोसाइटी को बेनिफिट हो जाते हैं, कुछ पब्लिक गुड हो जाता है। इसे उन्होंने इनविजिबल हैंड का नाम दिया था। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हमने। आई सपोज इट इज टेम्पटिंग इफ द ओनली टूल यू हैव इज अ हैमर टू ट्रीट एवरीथिंग एज इट वर अ नेल। तो ये स्टेटमेंट एज इट इज हमने डिस्कस करी है, किसी और स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछी गई थी और इसका आंसर जो है वो है अब्राहम मास्लो, उन्होंने ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दी थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का। तो बेसिकली यहाँ पे मास्लो साहब हमें कहना चाह रहे हैं कि आपको जो टूल फेमिलियर लगता है, आप हर चीज का सोल्यूशन उसी टूल से निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर आपके पास हैमर ही है तो आप हर चीज को नेल समझेंगे और उसे हैमर से ठोकने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। हर सिचुएशन अलग अलग होती है और हर सिचुएशन के लिए आपको अलग से कोई टूल चाहिए होता है। आंसर यहां पे हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेरियो प्लानिंग इज आल्सो नोन एज, देखो सिनेरियो प्लानिंग को कॉन्टिजेंसी प्लानिंग भी बोलते हैं। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग जो है एक सिनेरियो प्लानिंग का ही फॉर्म है जिसमें हम मेनली फोकस करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियोज के ऊपर। तो सिनेरियो हम प्लान करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा करेंगे, अगर ये सिचुएशन आ जाए तो कैसा करेंगे, तो ऐसी प्लानिंग हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है जी, पब्लिसिटी ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन थ्रू एन अननोन सोर्स। आपने किसी की वाइटल इंफॉर्मेशन को अननोन सोर्स के थ्रू पब्लिक कर दिया, तो बेसिकली आपने वो इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। टू मच स्ट्रेस इज हार्मफुल, स्ट्रेस इज गुड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो बिल्कुल स्ट्रेस के आपके दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है यूस्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। तो थोड़ा स्ट्रेस अच्छा होता है, यूस्ट्रेस इज द गुड एलिमेंट और डिस्ट्रेस इज द बैड एलिमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। ऑल स्ट्रेस इज बैड, ये स्टेटमेंट तो गलत होगी और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये वो सवाल आ गया जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं। Which of the following markets helps commercial banks to maintain their SLR requirements? तो SLR requirement अगर आपको मेंटेन करनी है तो किसके थ्रू आप मेंटेन कर सकते हैं? तो ऑफिशियल आंसर की में हमें ऑप्शन नंबर बी बोला गया है, कॉल मनी मार्केट। देखो कॉल मनी मार्केट है एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड लोन्स की मार्केट, जहां पे आप 14 दिन के लिए फाइनेंस ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स भी अपनी SLR रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए यहां से बोरिंग वगैरह कर सकते हैं। तो कॉल मनी मार्केट इन्होंने आंसर दिया, जो कि गलत नहीं है। बट आप अगर इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ेंगे, जैसे आप ट्रेजरी बिल्स के बारे में देखेंगे, तो वहां पे भी आपको लिखा हुआ दिखेगा कि ट्रेजरी बिल्स आर आल्सो एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो टी बिल्स भी हमारे एलिजिबल होते हैं एसएलआर पूरा करने के लिए। तो यहां पे ट्रेजरी बिल्स भी आपका आंसर हो सकता था। और ट्रेजरी बिल्स के बारे में ऐसी बात कि वो एसएलआर के लिए इक्वली वैलिड है, ऐसा ये आरबीआई का लिंक मैंने आपको यहां पे दिया, इसके अंदर आप पॉइंट 17 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा भी गया है। तो इसीलिए ट्रेजरी बिल्स जो है वो भी इसका आंसर हो सकता था। बट मेरे को लगता है कि इन्होंने देखा कि हेल्प कौन सा हेल्प करता है कमर्शियल बैंक्स को अपनी रिक्वायरमेंट मेंटेन करने में, तो कमर्शियल बैंक को हेल्प किससे हो जाती है, इस कॉल मनी मार्केट से, कि वहां से लोन लेके वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। हालांकि टी बिल्स जो हैं वो भी इस एसएलआर रिक्वायरमेंट का पार्ट बनते हैं। तो अगर आप करना चाहें इसको चैलेंज कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं चैलेंज करना चाहिए, या फिर आपने आंसर ऑलरेडी ऑप्शन बी का ही दिया था, तो फिर आप इस क्वेश्चन को चैलेंज मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप प्राइस डिफरेंसेस का एक्सप्लॉइट करते हैं। प्राइस डिफरेंसेस जो हैं आपके दो मार्केट्स के अंदर, उसको एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट कमाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे सीधा सीधा आर्बिट्राज बोला जाता है। बहुत बार ये कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया गया है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। सोल एम ऑफ अ डैश इज टू सेल शेयर्स सून आफ्टर द अलॉटमेंट टू रियलाइज क्विक प्रॉफिट। देखो बुल और बियर के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। बुल कहते हैं कि मार्केट बढ़ेगी तो प्रॉफिट ये कमा लेंगे, बियर मार्केट गिरने पे प्रॉफिट कमाते हैं। और स्टैक जो हैं उनका मकसद ये होता है कि वो शेयर्स को एक्वायर करें और फटाफट से बेच के प्रॉफिट कमा लें। जैसे जैसी अलॉटमेंट हुई शेयर्स की वैसी उन्हें बेच देंगे क्विक प्रॉफिट्स कमाने के लिए। तो ये आपके स्टैग होते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है बॉन्ड के प्राइस और यील्ड का रिलेशन क्या होता है?
आप यहाँ पे ऑलरेडी देख ही सकते हैं कि बॉन्ड और के प्राइस और यील्ड का जो रिलेशन है वो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देखो बॉन्ड का यील्ड क्या होता है, इसे YTM भी बोलते हैं। बॉन्ड का यील्ड वो डिस्काउंट रेट है जो कि बॉन्ड के कैश फ्लोज को उसके करंट प्राइस से लिंक करता है। ठीक है जी, बॉन्ड का जो प्राइस होगा हम वहां पे पहुंचने वाले हैं किसको, बॉन्ड के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके। कैश फ्लोज क्या होंगे, उसको जो इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा होगा आपके पास हर साल, वो उसके कैश फ्लोज होंगे, और जो रिडम्पशन वैल्यू होगी वो आपको मिल रही होगी। तो इनको आपकी करनी है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग में नीचे जो फैक्टर आ रहा है ना, ये आपकी यील्ड है, ये बेसिकली आपकी है यील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या रिलेशन है, प्राइस और यील्ड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आपका प्राइस जो है वो बढ़ गया, अगर आपका प्राइस बढ़ गया तो यील्ड को आपको कम करना पड़ेगा, तभी आप इन दोनों को यहाँ पे इक्वेट कर पाएंगे। दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्राइस घटेगा तो यील्ड आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों का इनवर्स रिलेशन है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, a contract specifying the issuer's legal requirements between the issuer and the bond holder is known as। तो इसे इंडेंचर बोला जाता है। ये टर्मिनोलॉजी है जो कि अगर आपको पता है तो आप इजीली मार्क कर सकते होंगे। बॉन्ड इंडेंचर एक ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती हैं, इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी डेट, कन्वर्टेबिलिटी, सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो आंसर ऑप्शन ए का बनेगा। Next time, Basel III guidelines were released to promote more resilient banking system by focusing on which of the following parameters। तो Basel III guidelines के अंदर हम किन पैरामीटर्स के ऊपर फोकस करते हैं? तो Basel III guidelines के अंदर हम लिक्विडिटी, फंडिंग, लीवरेज, इन सब के ऊपर फोकस करते हैं। तो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन सब के ऊपर फोकस है, लिक्विडिटी को बढ़ाने पे फोकस है और लीवरेज को घटाने पे फोकस है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी का। अगला है जी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए के अंदर क्या क्या आता है? टर्म लोन्स ओवरड्यू, आपके एग्रीकल्चर एडवांसेस हैं जो कि ओवरड्यू हो चुके हैं एक क्रॉप सीजन से ज्यादा, आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के केस में, और आपकी ओवरड्राफ्ट सीसी लिमिट है जो कि आउट ऑफ ऑर्डर है 90 डेज से ज्यादा। ये सभी आपके एनपीए के अंदर इंक्लूड होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट सवाल है आपका, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सिबिल, उसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो सिबिल की फुल फॉर्म आपके पास है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। ओके, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो यहां पे आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमंग इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टेंट एंड इन रियल टाइम। तो यहाँ पे अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो रहे हैं तो इनमें से कौन सा इंस्टेंट और रियल टाइम के अंदर यहाँ पे होता है? तो इंस्टेंट और रियल टाइम में देखो आपके पास ये ऑप्शंस है, आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी। एनईएफटी तो इंस्टेंट नहीं होता, टाइम लगता है पेमेंट ट्रांसफर होने में। आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और आईएमपीएस भी आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। इन दोनों के अंदर साथ ही आपकी पेमेंट जो है वो ट्रांसफर यहाँ पे हो जाती है। तो दोनों ही इंस्टेंट है, दोनों ही रियल टाइम है। बट यहाँ पे आरटीजीएस के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है अमाउंट की। तो आरटीजीएस को इस वजह से शायद उन्होंने आंसर नहीं माना, आईएमपीएस को आंसर दिया ऑफिशियल की के अंदर। मेरे हिसाब से आरटीजीएस भी इसका आंसर हो सकता था, और आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल ओनली बैंक इन 2016। तो डीबीएस आपका सिंगापुर का सबसे बड़ा बैंक, उसने पहली बार डिजी बैंक जो है इंडिया का पहला मोबाइल ओनली बैंक, उसे 2016 में लॉन्च किया था। तो एक फैक्चुअल सवाल है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नोवेशन विल बी कंसीडर्ड एज। नोवेशन को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? देखो नोवेशन का मतलब होता है पुराने की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि अपने आप लॉ के एक्शन की वजह से अराइज हो जाते हैं। जैसे आपको किसी का सामान मिला गुमा हुआ, तो एकदम से आपका क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि वो सामान सामने वाले को लौटाना है। नोवेशन अलग है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो नोवेशन इज नॉट कंसीडर्ड अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, सो आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एजेंसी एग्रीमेंट मे बी क्रिएटेड बाय। तो एजेंसी एग्रीमेंट आप एस्टोपल, नेसेसिटी, रेटिफिकेशन, इन सब से क्रिएट कर सकते हैं। एजेंसी आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट सवाल है, व्हेन द सेलर रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर मे sue फॉर। देखो अब यहां पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। अब वो डिलीवर नहीं कर रहा सामान को,
ठीक है जी, आपने सेलर, आपके जो सेलर हैं वो बायर को सामान डिलीवर ही नहीं कर रहे, तो उसमें बायर किस चीज के लिए स्यू कर सकता है? तो बायर जो है वो डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है फॉर नॉन डिलीवरी, कि सामान मुझे डिलीवर नहीं हुआ उसकी वजह से जो डैमेजेस हुए उसके लिए स्यू कर सकता है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है उसके लिए भी स्यू कर सकता है। बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कोर्ट तभी ऑर्डर करता है अगर आपके गुड्स स्पेसिफिक कुछ स्पेशल नेचर के थे और यहाँ पे आपकी डैमेजेस जो है वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं बनेगी। आपने कुछ स्पेशल ऑर्डर पे कुछ सामान स्पेशली बनवाया था और वो आपको डिलीवर नहीं हुआ, तभी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कहेगा, नॉर्मली वो डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी की ही बात करेगा। तो दोनों केसेस हो तो सकते हैं बट नॉर्मली आपके डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी ही होते हैं, और आई थिंक इसीलिए आंसर ऑफिशियल की में ऑप्शन नंबर सी का दिया हुआ है। अगर आपको लगता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी इसका आंसर हो सकता था और आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, बट एप्रोप्रिएट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, liability of the drawer of foreign bill of exchange is regulated by the law of the place where the instrument। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कि उसको कौन सी देश का लॉ रेगुलेट करेगा। तो देखो, अगर आपका फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है, फॉरेन प्रोमिसरी नोट है, तो वहां पे जहां पे उसको बनाया गया था, ठीक है, जहां पे उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया था वहां का जो लॉ है वो उसे गवर्न करेगा। सारे एसेंशियल मैटर्स वहां के लॉ जो हैं उसके थ्रू रेगुलेट किए जाएंगे। तो उसकी रेगुलेशन कहां पे होगी? उस कंट्री के लॉ से जहां से उसको बनाया गया है, जहां पे इट इज मेड। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। एक थोड़ा सा अलग सवाल था, थोड़ा सा नया सवाल था, बट थोड़ा सा दिमाग लगाते तो शायद आप सही आंसर भी गेस कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ऑफ द बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ डैश और मोर डायरेक्टर्स विद एटलीस्ट डैश इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो नॉर्मली जो आपकी सीएसआर कमेटी होती है उसमें 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर्स होते हैं और कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर कॉम्पिटिशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया। तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है वैसे तो, बट इसको प्रेसिडेंट से असेंट 2003 में मिली थी और उसके बाद ये इन्फोर्स हुआ था, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें जो हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट लॉज हैं, स्पेशली जो आपके लीगल एस्पेक्ट्स के यूनिट में मेंशन किए गए हैं, उनके बारे में इन लॉ का ईयर तो पता होना ही चाहिए कि ईयर इसके साथ कौन सा लिखा जाता है, बट कौन सी से इन फोर्स आया ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई लॉज ऐसे होते हैं जो कि उसके बाद अगले साल से इन फोर्स आए होते हैं। आप याद रखिए कि कौन सी डेट से, डेट एग्जैक्टली याद करने की कोशिश कीजिए अगर आपको मिलती है कि एग्जैक्ट डेट कौन सी है जब से ये आपके इन फोर्स आए थे, क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। तो इसके बाद के अगले सवाल जो हैं वो आपके साथ मैम डिस्कस करने वाले हैं, तो अब आगे के सवाल आप डिस्कस कीजिए मैम के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, डिमांड कर्व विल नॉट शिफ्ट नॉर्मली ड्यू टू। इनमें से कौन सा रीजन है, कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। हमें बहुत अच्छे से पता है कि डिमांड कर्व में शिफ्ट हमें कब देखने को मिलता है, जब प्राइस के अलावा डिमांड के किसी और डिटर्मिनेंट में चेंजेस आते हैं। जैसे इनकम में चेंज आया, इनकम इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज हो गया। ये जो ऑप्शन बी, सी और डी है, ये तीनों ऑप्शंस जो है डिमांड कर्व में शिफ्ट लेके आएंगे, बट प्राइस इज नॉट अ फैक्टर फॉर द डिमांड कर्व टू शिफ्ट। इनफैक्ट प्राइस की जो डिटर्मिनेंट है उसकी वजह से तो डिमांड कर्व में मूवमेंट देखने को मिलती है, राइट। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए। Next question is, Cobb-Douglas production function assumes that elasticity of substitution between capital and labor input is 1. So Cobb-Douglas production function के assumption की बात की गई है कि elasticity of substitution जो है capital और labor inputs के बीच में वो कितना होता है 1। तो ये बिल्कुल ठीक है, this is the rigid assumption of Cobb-Douglas production function and in fact it is one of the limitation of Cobb-Douglas production function. So accordingly यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी। Next question is, to measure the varying opinion of consumers repeatedly over a period of time, which of the following studies are more appropriate? So पूछा गया है कि consumers के opinions को repeatedly measure करते हो अगर आप over a period of time, तो उसके लिए सबसे ज्यादा appropriate study कौन सी है? So यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा longitudinal studies। longitudinal studies वो studies है जहां पर आप सेम इंडिविजुअल, सेम पार्टिसिपेंट्स को रेपिटेडली एग्जामिन करते हो
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये देखने के लिए कि उनमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या डेवलपमेंट आए हैं। सो यहाँ पे कंज्यूमर के ओपिनियंस में क्या चेंजेस आए हैं ये मेजर करने के लिए आप उन्हें रेपिटेडली एग्जामिन कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगी। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हमारी यूज की जाती है जब हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज यूज करते हैं। देन फोकस ग्रुप स्टडीज की बात करें तो फोकस ग्रुप स्टडी एक डेटा कलेक्शन टेक्निक है। ग्रुप इंटरैक्शन से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो फोकस ग्रुप स्टडीज कहलाती है। सो यहाँ पे अकॉर्डिंगली हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। Moving to the next question, graphical representation of set or a family of indifference curves is known as। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फैमिली इंडिफरेंस कर्व की, यानी कि बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स है, उनका सेट है, उसे जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं दैट इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। सो यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी। सो इंडिफरेंस मैप ही है जो हमें कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करती है कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस। राइट सीक्वेंस आपको बताना है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज गिविंग द राइट सीक्वेंस। पहले टेबुलर प्रेजेंटेशन की जाती है, शेड्यूल तैयार किया जाता है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ग्राफ में प्लॉटिंग होती है, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। और बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व और यू कैन से सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उसे जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है दैट इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज गिविंग द राइट सीक्वेंस। Next question is what will happen to the demand of a commodity X if the price of its substitute falls। So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सब्सटीट्यूट गुड्स में हमें पता है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। अगर एक कॉमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है, अगर एक कॉमोडिटी का प्राइस गिर रहा है तो उसके सब्सटीट्यूट की डिमांड भी कम हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एंड वाइस वर्सा, अगर एक कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसके सब्सटीट्यूट की डिमांड बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कॉमोडिटी एक्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा अगर उसका सब्सटीट्यूट फॉल कर जाता है। तो मैंने बताया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो कॉमोडिटी एक्स की डिमांड भी क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। सो यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर डैश एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड इन द लॉन्ग रन। इनमें से कौन से कंपटीशन के केस में एक्सेस कैपेसिटी लॉन्ग रन में देखने को नहीं मिलती है। सो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। व्हाई परफेक्ट कंपटीशन? बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन के केस में फर्म प्रोड्यूस करती है एट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द कॉस्ट इज मिनिमम। वैसे एक्सेस कैपेसिटी सिचुएशन कौन सी होती है? व्हेन द फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग लेस देन व्हाट इट कैन प्रोड्यूस, यानी कि जितने आउटपुट पे उन्हें डिजाइन किया गया था उसका लोअर स्केल जब वो प्रोड्यूस करते हैं उसे एक्सेस कैपेसिटी बोलते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोली, इन तीनों सिचुएशंस में एक्सेस कैपेसिटी लॉन्ग रन में देखने को मिलती है, बट परफेक्ट कंपटीशन में नहीं देखने को मिलती, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स प्रोड्यूस करती है एट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेलप कर्व इज अनदर नेम फॉर, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को इन्वेलप कर्व बोला जाता है। सो आंसर हमारा बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मार्केट दैट इज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल बायर ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसी मार्केट जो सिंगल बायर से डोमिनेट कर रही है, सिंगल बायर के पास कंट्रोलिंग एडवांटेज है, ऐसी मार्केट को बोला जाता है मोनोपोसोनी। सो यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डैश स्ट्रैटेजी कैन बी अडॉप्टेड बाय द फर्म प्रोड्यूसिंग हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनमें से कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फर्म अडॉप्ट कर सकता है जब वो हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स में डील करता है। सो जब फर्म्स हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स, होमोजीनियस गुड्स या सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील करता है तो उसके लिए गोइंग रेट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का यूज किया जाता है। गोइंग रेट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है जो फर्म्स अपने प्रोडक्ट का प्राइस प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, कॉम्पिटिटर के मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, ठीक है। और स्पेशली गोइंग रेट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वहां यूज होती है जब फर्म्स सिमिलर प्रोडक्ट्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स में डील कर रहे होते हैं। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, जो कि ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी हमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द स्क्यूनेस विल बी नेगेटिव वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन मोड एंड मीडियन इज। सो मोड और मीडियन के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है जब डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होती है। अब यहाँ पे
तीनों के तीनों ऑप्शंस जो है वो मीन और मोड का रिलेशनशिप बता रहे हैं, और क्वेश्चन में आपको रिलेशनशिप मोड और मीडियन का पूछा है, तो एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर। बट जनरल रिलेशनशिप की बात करें तो नेगेटिव स्क्यूनेस हमें कब देखने को मिलती है, जब मोड बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मीन से, ठीक है। तो ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है मोड इज ग्रेटर देन मीन, यानी कि जब मोड मीन और मीडियन से बड़ा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस देखने को मिलती है। तो नेगेटिव स्क्यूनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, जो कि ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वेरिएंस ऑफ x व्हेन कोवेरिएंस ऑफ x एंड y इज 27, कोरिलेशन इज 0.6 एंड वेरिएंस ऑफ y इज 25। सो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। हमारा फॉर्मूला रहता है कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरिएंस xy डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन y, ठीक है। तो जो भी आपको फिगर्स गिवन है, जो भी नोटेशंस आपको गिवन है, वो आप इस फॉर्मूला में पुट करिए। अकॉर्डिंगली हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन x आ गया है 9, और आपको पूछा गया वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इसका, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 81। सो अकॉर्डिंगली आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी है। वेयर कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज -1/2, सो हमें r गिवन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन है -1/2, and regression coefficient of y on x is -8, so हमें byx given है -8, एक regression coefficient हमें given है, और आपको regression coefficient of x on y निकालना है, यानी कि आपको bxy निकालना है। so हमारे पास एक property है that correlation coefficient is the square root of two regression coefficients, right? so ये property आप यहाँ पे apply करिए, जो आपके पास फिगर्स गिवन है वो इसमें पुट करिए, और अकॉर्डिंगली आपके पास आ जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y 1/32, और साइन यहाँ पे हमारे पास माइनस का लगेगा, बिकॉज द साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट विल ऑलवेज बी द सेम एज द साइन ऑफ कोरिलेशन, और इवन जो एक रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन होता है वही हमारे दूसरे रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन भी होता है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज -1/32। अगला क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड। सो पॉजिटिवली स्क्यूड कब होता है, व्हेन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड डेविएशन इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज मेजर्ड एज। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे मेजर किया जाता है। सो मीन तो होता है एनपी और वेरिएंस होता है एनपीक्यू। सो वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे दैट विल गिव अस द स्टैंडर्ड डेविएशन इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ऑप्शन डी में बोला गया है स्क्वायर रूट ऑफ एनपीक्यू, सो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है डैश इज वेयर द डेटा इज समराइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म विद सेवरल नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस का मतलब क्या है कि डिफरेंट क्लास इंटरवल है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इन क्लास इंटरवल को डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब डिस्प्ले किया जाता है, समराइज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है टेबुलर फॉर्म में, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टू अरिथमेटिक मीन विल रिजल्ट इन। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। सो यहाँ बोला गया कि अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को अरिथमेटिक मीन से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल रिजल्ट इन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आंसर हमारा यहाँ बनेगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट that helps to figure out if the results from a test are valid or repeatable। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो हमें हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने में कि जो रिजल्ट्स हमें टेस्ट से मिले हैं वो वैलिड है और रिपीटेबल है। तो वो है हमारा जेड टेस्ट, प्रोवाइडेड कि हमारी जो assumptions है वो फुलफिल होनी चाहिए, सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है। तो हम जेड टेस्ट अप्लाई करके ये पता लगा सकते हैं कि वेदर द रिजल्ट्स फ्रॉम अ टेस्ट आर वैलिड और रिपीटेबल। सो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी। Next question is dash is the error committed by rejecting an applicant who would have been successful on the job। So यहाँ पे ये जो error है ये type 2 error की गलती है। type 2 error means
नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, या हम बोल सकते हैं कि आप इनकरेक्टली नल हाइपोथेसिस को जब रिटेन कर लेते हो व्हेन इन फैक्ट इट इज नॉट एप्लीकेबल, उसे हम बोलते हैं टाइप 2 एरर। और टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव एरर भी बोला जाता है। वाई फॉल्स नेगेटिव एरर? बिकॉज जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं और वो टेस्टिंग हमें रॉन्गली नेगेटिव डिसीजन जब प्रोवाइड करती है, दैट मीन्स टाइप 2 एरर देती है, तो उसे फॉल्स नेगेटिव एरर बोला जाता है। सो यहाँ पे भी हमें नेगेटिव डिसीजन मिल रहा है, इसीलिए ये फॉल्स नेगेटिव एरर कहलाया जाएगा। फॉल्स पॉजिटिव एरर हमारा टाइप 1 एरर का होता है, जब हमारी टेस्टिंग हमें रॉन्गली पॉजिटिव डिसीजन प्रोवाइड करती है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी। Next question is, when the class intervals are so fixed that the upper limit of one class is the lower limit of the next class, it is known as. So question में बोला है कि अपर लिमिट जो है, यानी कि प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट से सेम है, इक्वल है, तो ऐसी क्लासिफिकेशन को बोला जाता है एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसी क्लासिफिकेशन को एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है। इंक्लूसिव मेथड में तो क्या होता है कि प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट से सेम नहीं होती है, रिपीट नहीं करती है। जैसे 0 to 9 है, फिर 10 to 19 है, फिर 20 to 29 है, ये कौन सी हुई? इंक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर क्लस्टर एज डिफाइंड इन वॉल्स फ्रेमवर्क गिवन बाय आर्नोल्ड मिशेल। सो आर्नोल्ड मिशेल ने बहुत ही फेमस सेगमेंटेशन मॉडल दिए कंज्यूमर बिहेवियर का, जैसे हम वॉल्स फ्रेमवर्क कहते हैं। वॉल्स स्टैंड फॉर वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल। सो इस मॉडल में आर्नोल्ड मिशेल ने लोगों को 8 सेगमेंट्स में कैटेगराइज किया है, उनके लाइफस्टाइल, उनकी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उनके कंजम्पशन पैटर्न के बेसिस पे। सो वो कौन से कंज्यूमर क्लस्टर्स हैं? सर्वाइवर्स, जिन्हें हम स्ट्रगलर्स भी बोलते हैं, मेकर्स, स्ट्राइवर्स, बिलीवर्स, एक्सपीरियंसर्स, अचीवर्स, थिंकर्स और इनोवेटर्स, एक्चुअलाइजर्स भी इन्हें हम बोलते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन में हमें थिंकर्स भी दिया गया है, अचीवर्स भी दिया गया है, बिलीवर्स भी दिया गया है। सो ये तीनों के तीनों जो है कंज्यूमर क्लस्टर डिफाइन किए गए हैं वॉल्स फ्रेमवर्क में। सो अकॉर्डिंगली आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। Next question is, Philip Kotler defines market segmentation as a process of identifying groups of buyers with different. फिलिप कॉटलर ने मार्केट सेगमेंटेशन को डिफाइन किया है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्रुप्स ऑफ बायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं विद डिफरेंट। सो सब कुछ कंसीडर किया जाता है, उनकी डिजायर्स भी कंसीडर की जाती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी कंसीडर की जाती है। तो डिजायर्स और रिक्वायरमेंट्स दोनों को कंसीडर करके हम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के लिए। तो अकॉर्डिंगली आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है, द सिचुएशन वेयर डिजिटल कम्युनिकेशन अलाउज द मार्केटर्स टू कम्युनिकेट विद इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और वेरी स्मॉल ग्रुप्स। सो डिजिटल कम्युनिकेशन मार्केटर्स को अलाउ करती है कि वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के साथ या बहुत ही स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है हाइपर सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट the data generated in response to consumers engagement with the business. So जब consumer की engagement होती है business के साथ, वहां से जो information extract की जाती है उसे बोला जाता है behavioral data। जैसे कस्टमर ने पेज विजिट किया, ठीक है, जैसे Amazon है, आपने उसे विजिट किया, वहां पे अपना अकाउंट बनाया, आइटम्स को व्यू किया और शॉपिंग कार्ट में आइटम्स ऐड करी, ये सभी के सभी जो इवेंट्स है दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू डेटा, और ऐसे डेटा को बिहेवियरल डेटा बोला जाता है। सो आंसर यहां बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन रिटेल अ स्टोर कैरिंग लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन इज क्लासिफाइड एज। सो जब एक स्टोर में लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन पे फोकस किया जाता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज पे फोकस किया जाता है, उसे बोला जाता है स्पेशलिटी स्टोर। सो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट डज नॉट कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर नीड्स। इनमें से कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो कंज्यूमर नीड्स में डिफरेंस कंसीडर नहीं करती है? सो वो है मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है जहां पे फर्म्स मार्केट सेगमेंट डिफरेंस को इग्नोर करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, पूरी मार्केट को, होल मार्केट को वन कंसीडर करते हैं और एक ही स्ट्रैटेजी के साथ ऑफर करते हैं, एक ही स्ट्रैटेजी के साथ टारगेट करते हैं। नीश मार्केटिंग की बात करें
तो जब फर्म्स स्पेशलाइज मार्केट सेगमेंट को टारगेट करते हैं तो उसे नीश मार्केटिंग बोला जाता है, विद स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्स के साथ टारगेट किया जाता है उस स्पेशलाइज सेगमेंट को। सेगमेंटेड मार्केटिंग तो सिंपली क्या हो गया कि टोटल मार्केट को जब हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं वो सेगमेंटेड मार्केटिंग हो गया, ठीक है। और यही उसकी टाइप्स है, नीश मार्केटिंग, मास मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग, ये मार्केट सेगमेंटेशन की टाइप्स है। और माइक्रो मार्केटिंग की बात करें तो ये और भी नैरो बेस हो गया नीश मार्केटिंग का, जिसमें कस्टमाइज मार्केटिंग और टेलर बेस मार्केटिंग आती है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कस्टमर नीड्स में जब डिफरेंस नहीं कंसीडर करती है फर्म, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बोला जाता है मास मार्केटिंग। तो आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अ फ्री रेसिपी बुक ऑफर्ड विद परचेज ऑफ किचन अप्लायंस इज टर्म्ड एज। किचन अप्लायंस कोर प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ एक स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है कस्टमर को। क्या बेनिफिट है कि उसे एक रेसिपी बुक ऑफर की जा रही है फ्री में। सो जब कोर प्रोडक्ट के साथ एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ एक स्पेशल फीचर ऐड कर दिया जाता है, एक स्पेशल सर्विस दी जाती है कस्टमर को, तो उसे बोला जाता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन ए। Next question is, the consumer promotional tools include sweepstakes, coupons, event sponsorship, all of these. So सभी के सभी consumer promotional tools हैं, तो accordingly आंसर बनेगा option D, that is all of these. अगला सवाल है, a cafe owner thinking that a customer requires good ambience where the latter likes better quality of food and coffee, this is an example of. सो कैफे ऑनर को लगता है कि कस्टमर को अच्छा एम्बियंस चाहिए, बट कस्टमर को तो बेटर क्वालिटी चाहिए फूड और कॉफी की। सो यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है और इस गैप को क्या बोला जाएगा, कस्टमर गैप। सो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ग्रीन मार्केटिंग इज ऑल्सो नॉन एज। सो ग्रीन मार्केटिंग को इन्वायरमेंटल मार्केटिंग भी बोला जाता है और इकोलॉजिकल मार्केटिंग भी बोला जाता है। सो अकॉर्डिंगली आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। सो गाइज, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ यहाँ पे। स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, यू कैन शेयर विद अस। सो एंडिंग विद दिस, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।